आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। पहले जामिया मिल्लिया और अब शाहीन बाग फायरिंग। इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी गोली, चलाने वाले की धमकी। जामिया मिल्लिया में 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने फायरिंग की थी। अब इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि सरेआम पुलिस की मौजूदगी में शाहीन बाग के मुजाहिरीन पर आज फिर एक कपिल गुजरे नामी व्यक्ति ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इसे गिरफ्तार किया गया तो इसने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि हमारे मुल्क में किसी और की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, कहा युवक ने। इसलिए आया फायर करने के लिए। हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। अच्छा, ये देखो, ये कैसी सोच का, कितनी गिरी हुई सोच का है। ये देखो आप कितनी गिरी हुई सोच का है। इस घटना के बाद बहादुर औरतों ने मोर्चा संभाल कर माइक में ऐलान किया, सब बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं। यह ऐलान सुनकर औरतें फिर से पूर्व अमन धरने पर बैठ गईं। इस वाक़ये के बाद वकला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जो कुछ भी शाहीन बाग में आज हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गोली चलाने वाला व्यक्ति पुलिस वालों के साथ ही अंदर आया था। लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, तब जाकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जामिया में भी पुलिस ने विवेक को गोली चलाने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और थाने ले जाने के बाद इसे नाबालिग साबित कर दिया। ऐसा हादसा दोबारा भी हो सकता है, पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कहा आसिफ खान ने। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जामिया पे हुई। उस लड़के को नाबालिग करार देकर अभी उसका कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कोई उसके बारे में नहीं पूछा गया है। पुलिस ने खुद ही उसको नाबालिग डिक्लेयर कर दिया। आज ये फिर बड़ा हादसा हो गया। हमें अंदेशा है कि कल भी कोई हादसा हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस खूब दहशत कमजोर पड़े। ये खबरें हैं कि वो लोग पुलिस के संरक्षण में अंदर तक आए बैरिकेडिंग क्रॉस करके, और पुलिस उनके पीछे पीछे चलती रही। जब वो फायर कर दिया तो जब लड़कों ने उन्हें पकड़ने के करीब पहुंच गए तो पुलिस ने जो लोग पकड़ रहे थे उन पे पिस्टल डाल दिया, निकालकर उस पर नहीं डाला, और उसने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पुलिस उसको लेकर, ये तो बार बार बड़ा खतरा होता जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि बार बार दिल्ली पुलिस को बड़ा हादसा यहाँ करवा सकती है। टोटल जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखना है ये व्यक्ति किस संगठन से ताल्लुक रखता है या नहीं। पहले जामिया में, फिर अब शाहीन बाग में गोली चलाने के मामले को देखते हुए लगता है कि लोगों में डर पैदा करके देश में चल रहे मुजाहिरीन के दिलों में इस तरह का डर पैदा करके मुजाहिरों को ख़त्म करने की साजिश लगती है। पुलिस के सामने अगर ये सब कुछ होता है तो पहले से ही बदनाम दिल्ली पुलिस शक के दायरे में और आ जाती है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच क्या है, और सवाल जनता का ये भी है कि जांच आखिर करेगा कौन। ढाई घंटे की तकरीर में ना रोजगारी के लिए कुछ था, ना इकोनॉमी के लिए कुछ था। राहुल गांधी आज संसद में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा इस ढाई का पहला बजट पेश किया गया। सरकार के इस बजट की अपोजिशन पार्टियां निंदा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी
इस बजट पर कहा कि निर्मला सीतारामन ने तकरीबन 2.5 घंटे तक पार्लियामेंट में तकरीर की। इसके बावजूद बजट में कुछ भी खास नहीं था। मुल्क के सामने सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, मगर बजट में इसको लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया गया, कहा राहुल गांधी ने। Well, the main issues facing this country today are unemployment and the situation as far as the economy is concerned. I didn't see any concrete idea, any strategic idea that would help our youngsters get jobs. I saw a lot of tactical stuff, redundant things. But I didn't see any central idea. 3 parameters. I think it describes the government quite well. How many hours was it? 2 hours, 45? More than 2 hours. More than 2 hours, 45 minutes, I think. I don't remember the exact time. A lot of repetition, a lot of rambling, nothing concrete. So it's the mindset of the government. All talk, nothing happening. But the country is, of course, suffering. You can ask, and I'll speak directly to the youngsters in university and college. You know exactly what's going on. You know that you don't have a future as far as jobs are concerned, and nothing happened here to help you. Thank you. इन हालात में देश आज सांसद की तरफ अपनी आंखें टकटकाई लगाकर देख रहा था कि आज उसके मतलब की कुछ बात होगी, मगर भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स 500 अंक नीचे गिर गया। अब आम आदमी का क्या होगा पता नहीं। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बात करने के लिए मोदी सरकार तैयार। आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हुकूमत शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बात करने के लिए तैयार है, मगर ये बात कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी हुकूमत सीए के मुखालिफत पाए जाने वाले सभी शक व शुबहात पर इन्हें सफाई देने के लिए तैयार हैं। शाहीन बाग सीए के खिलाफ हो रहे मुजाहिरीन का मरकज बना हुआ है। पिछले 50 दिन से औरतें अपने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठी हुई हैं। सरकार ने अब जाकर मुजाहिरीन से बात करने की बात कही है, मगर अपने शर्तों पर देखना है मुजाहिरीन की बातों पर सरकार कोई समाधान निकालती है या सिर्फ एक रस्म निभाकर सरकारी नुमाइंदे वापस आते हैं। देखते हैं। हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक कौन? गरीब मुसलमान या देश के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी? मैक्सिसी अवार्डी संदीप पांडे। एक बार दुनिया में पैदा होने के बाद इंसान को अपनी बुनियादी ज़रूरत हासिल करने का हक है। सीए पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बहुत शौक है कि कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित किया जाए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो गरीब मुसलमान जो अपनी ज़रूरत को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करके रोज़ी कमाता है और सरकार को वोट देता है, या विजय मल्ल्या, नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकार जो भ्रष्टाचार करते हैं? गीता में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार के समान है। हर धर्म में तमाम इंसानों को भाई भाई के समान कहा गया है, मगर जो लोग इंसान को इंसान ही नहीं समझते, अब उनको कौन समझाए? सीए कानून अंग्रेजों के कानून की तरह है। उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड से सियासत में कदम रख चुकी मशहूर फिल्मी अदाकार उर्मिला मातोंडकर ने पुणे में गांधी जी के पुण्यतिथि के मौके पर एक प्रोग्राम में सीए कानून के खिलाफ बात करते हुए कहा कि 1919 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों को मालूम हो चुका था कि हिंदुस्तान की जनता अब जाग चुकी है। हिंदुस्तानियों की ज़बान
बंद करने के लिए अंग्रेजों ने रूलेट नाम का कानून लाया था। आज 2019 में भी जागी हुई जनता का मुंह बंद करने के लिए देश में सीएए जैसा काला कानून लाया गया है, कहा उर्मिला ने। त्यामुळे त्यांनी एक कायदा आणला. कायद्याचं नाव बरंच मोठंसं काहीतरी आहे, पण त्याला रोलेट ऍक्ट म्हणून प्रसिद्धी मिळाली, कारण तो रोलेट ह्यांच्या शिष्टमंडळांनी तो ऍक्ट आणला होता. आणि त्या कायद्यात असं होतं की कोणालाही देशविरोधी कृत्य करण्यावरती काहीही प्रश्न न विचारता, पुरावे न मागता तुम्हाला जेलमध्ये टाकण्याची सरकारला अनुमती होती. आणि हा कायदा फारच भयानक होता. पण अर्थात त्या काळी सुद्धा त्या काळच्या देशभक्त लोकांनी असं सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण देशभक्त लोक का करतील देशविरोधी कामं? कारण मित्र हो, त्या आणि आजच्या काळामध्ये तो 2019चा कायदा आणि तो 1919चा कायदा आणि हा 2019चा कायदा सीएए, हे दोन्हीही कायदे फक्त काळे कायदे म्हणून इतिहास त्यांची नोंद करेल. आणि ज्याप्रमाणे त्यावेळी आपल्याकडे खूप नेते होते, खूप लोक होती, ते भरभरून पुढे आले, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची आंदोलनं झाली, लोकांमध्ये ह्या गोष्टीचं समजूत घालण्यात आली की का हे नागरिक विरोधी कायदे आहेत. आणि त्यानुसार कुठेतरी आज ज्या प्रकारे लोक रस्त्यावरती आली आहेत, ते त्या वेळी मी नव्हते, पण त्यावेळेचं जे मी वर्णन वाचले त्या वेळेची आठवण येते. मित्र हो, मला कळतच नाहीये की हे सगळं देश, हा सगळ्या देशातला हा जो सगळा जे काही आपल्याकडे आज सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे हिंदू मुस्लिम ह्या एक सगळ्यांना आपलं इझी पडणाऱ्या एका लेबल खाली कधी आले? कारण हे हिंदू मुस्लिमांबद्दल नाहीच आहे ना. हा देश कधी त्याच्यावरती त्या विभाजनावर, त्या धुसफुसीवरती पुढे गेला आणि कधी त्याने तो इतक्या वर्षाचा त्यांचा विकास केला? हा कायदा केवळ आणि केवळ एकाच गोष्टीच्या विरोधी आहे, गरीब लोकांच्या विरोधी. तो गरीब माणूस ह्या देशातला कुठलाही गरीब माणूस असू शकतो. असं फार भासवलं जातंय की हा मुस्लिम विरोधी कायदा आहे, जो तो आहेच आहे, पण त्या व्यतिरिक्त सुद्धा आज कुठेतरी हा प्रयत्न केला जातोय की 15% मुसलमानांचं भय इतर 85% मेजॉरिटीमध्ये असलेल्या हिंदूंना दाखवून कुठेतरी त्या हिंदूंवरती एक प्रकारचा अंकुश घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. इस बात पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया है. बॉलीवुड में बरसों अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाने वाली उर्मिला, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और भी कई एक्टर और डायरेक्टर ने इस काले कानून की मुखालिफत की है. नागरिकता कानून पर हिंसा मामले में प्रॉपर्टी जब्त करने के फैसले पर योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब. दिसंबर में हुए नागरिकता कानून पर हुए हिंसा पर योगी सरकार ने सरकार की संपत्ति के नुकसान को भरने के लिए लोगों की प्रॉपर्टी बेचकर इसकी भरपाई करने का हुक्म दिया था. मगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि योगी सरकार लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो रहा है. इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का हुक्म सुनाया है. कानून पर अमल करना सबका फर्ज है, मगर कानून के नाम पर किसी को परेशान करना गलत है. अब देखना है कि 4 हफ्ते बाद योगी सरकार क्या जवाब देगी. तो और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया.